Hi everyone and welcome to the Discovery Reel. I am Nitika and in today's video we will learn about the main part of human circulatory system and the role of heart, blood and blood vessels to pump the blood in our whole body. So before moving to the circulatory system of human body, first of all we should learn about what is pulse rate. पल्स रेट बेसिकली क्या होती है कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो एक मिनट में कितनी बार बीट करता है कि कितनी बार धड़कता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो एक मिनट में 72 बार बीट करता है कि 72 बार वो धड़कता है, जिसकी वजह से वो ब्लड को पंप करता है। और अगर अब हमें अपनी पल्स रेट चेक करनी हो तो हम कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए भी दो तीन अपने बॉडी पार्ट्स है जहाँ पे अपन टच करके फील कर सकते हैं कि हाँ आपको हल्की हल्की बीट की साउंड सुनाई, मतलब बीट की महसूस होगी कि कुछ वहाँ पे धड़क रहा है या हिल रहा है। नॉर्मली अपन देखते हैं तो अपन रिस्ट में चेक कर सकते हैं अपना थंब रख के यहाँ पे। और अगर करना हो तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला नेक के साइड वाला, अगर यहाँ पे रखेंगे थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पे भी पता चलता है इजीली। मतलब ये ऐसे पार्ट होता है कि यहाँ पे इजीली आपको हार्ट बीट सुनाई दे सकती है आपकी, या पल्स रेट आप चेक कर सकते हैं। ये नॉर्मली अब आप चेक करें कि एक मिनट तक आप वेट नहीं करना चाहेंगे, हर कोई नहीं करना चाहेगा, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि 15 सेकंड के अंदर अगर आपका हार्ट या जो बीट आप सुन रहे हैं वो 18 बार आ रही है तो आप ये मान सकते हैं आपकी पल्स रेट नॉर्मल है। वो एक मिनट के अंदर फिर 72 बार ही होगा। और जो थर्ड एरिया है वो ये वाला एरिया है जहाँ पे ये एकदम टेम्पल्स वाला जो एरिया, यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको हल्की हल्की बीट की साउंड ऐसे या फील होगा। चलो फिर अब नेक्स्ट देखते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली यही होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम जो सर्कुलेट करता है चीज़ों को, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, ताकि बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर पाए। क्योंकि एज ए बोल दीजिए कि ट्रांस मतलब एक एक कैरी वैन है जो एक जगह से दूसरी जगह आपके सामान को ट्रांसफ़र कर रही है, चाहे वो आपका खाने का सामान हो, पीने का सामान हो या कोई वेस्ट हो। इसका मेन फंक्शन यही होता है। और जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है हार्ट, जो मेन ऑर्गन होता है जो ब्लड को पंप करता है। फिर है ब्लड वेसल्स, फिर है ब्लड। ब्लड वेसल्स बेसिकली ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पूरा एक जाले की तरह अपनी पूरी बॉडी में फैले होते हैं, जिनके थ्रू अपना ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र होता है। ब्लड इन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर घूमता रहता है। तो सबसे पहले जो आता है वो हार्ट है। हार्ट का क्या फंक्शन होता है? हार्ट का ये फंक्शन होता है कि वो पंप करता है, एज ए ब्लड को पंप करता है एज ए मोटर की तरह। जैसे नॉर्मली अपन पानी चढ़ाने के लिए अपने घर में ये टंकी वगैरह होती है उसमें पानी चढ़ाते हैं, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं अपन? मोटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हार्ट अपनी बॉडी में एक मोटर का काम करता है कि वो ब्लड को पंप करता है, एज ए प्रेशर लगा के ऐसे पंप करता है। वो अपर बॉडी मतलब ब्रेन की तरफ भी भेजता है, लोअर एकदम नीचे आपके फुट टो तक भेजता है। तो एज ए समझ लीजिए कि मोटर का काम करता है। जो हार्ट है वो बेसिकली दो चैम्बर्स, मतलब मान लीजिए कि 4 चैम्बर्स में डिवाइड है। 2 अपर चैम्बर है, 2 लोअर चैम्बर है। जो अपर चैम्बर्स होते हैं उनको बोलते हैं आर्टरिया, राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम। और जो लोअर वाले जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ये वैसे ही हो जाएगा जैसे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। और अगर अपन अब देखते हैं कि हार्ट में बेसिकली कि ब्लड फ्लो होता कैसे है, इन 4 चैम्बर में से कैसे एक कहाँ कौन से पार्ट में पहले आता है, फिर कहाँ जाता है खून, फिर बॉडी में कैसे पहुँचता है या बॉडी से हार्ट में कैसे पहुँचता है। तो सबसे पहले जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है,
वो ब्लड अपनी बॉडी पार्ट से आता है, क्योंकि अपन वर्क करते हैं, कुछ भी खाना अपनी सेल बना रही है, तो एनर्जी तो निकालती है, लास्ट में एज ए बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद में वह दोबारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स होगा, जिसकी वजह से वहाँ से एक ब्लड वेसल होती है, वो ट्रांसफ़र करती है उस ब्लड को लंग्स के तरफ। लंग्स की तरफ जाने के बाद में क्या होता है कि लंग्स, सीधी सी बात है, अपन सांस लेते रहते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती रहती है। तो वहाँ से लंग्स के पास ब्लड वेसल्स या जाती रहती है, जो ट्यूब स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था, वो ब्लड वेसल्स लंग्स के पास पास घूमती रहती हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकल के लंग्स से बाहर निकल जाती है। और यही जो फिर अब जो खून बन गया है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो गई है। फिर जो ऑक्सीजन है, ये जो लंग्स से फिर आती है अपने लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। लेफ्ट आर्टरियम के आने के बाद में लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से फिर वो लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होता है ब्लड पूरी बॉडी के अंदर। यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से सारी सेल्स फंक्शन कर पाती है। क्योंकि कोई भी प्रोसेस है, जैसे कि अपन रेस्पिरेशन ले लो या सेलुलर रेस्पिरेशन जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर अपनी बॉडी खाने को तोड़ तोड़ के, ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के एनर्जी बनाती है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन की नीड होती है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन की नीड होगी, तो ऐसे ही ये ब्लड हर जगह पूरे हर एक सेल के पास जाएगा आर्टरीज की हेल्प से, ब्लड वेसल्स की हेल्प से। तो फिर वो सेल को हेल्प करेगा खाना बनाने के अंदर और अपनी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। इससे ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि हर एक चीज़ एक पर्टिकुलर सिस्टम अपनी बॉडी का अकेला काम नहीं कर सकता है। हर कोई सिस्टम एक दूसरे पे डिपेंड होता है। अब सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी पे डिपेंड है, ऐसी डाइजेस्टिव पे भी डिपेंड है। तो ये ऐसे सिस्टम सब, और सबसे मेन सिस्टम जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन अपना ब्रेन होता है। तो ये सब चीज़ें मिलके अब चारों सिस्टम मिलके काम करते हैं अपनी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने के अंदर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है ब्लड। जो अब अपन ने कंपोनेंट देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में होते हैं, पहला था हार्ट, फिर है ब्लड। तो ब्लड में देखते हैं, ब्लड बेसिकली एक स्पेशल फ्लूइड होता है, जिसके अंदर बहुत सारी कंपोनेंट्स मिक्सेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो हेल्प करती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में चीज़ों को। और ब्लड है वो बेसिकली ब्लड वेसल्स, जो मैंने बताया था, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, जो पूरा एक जाले की तरह अपनी बॉडी में फैला हुआ है, उसके अंदर ट्रेवल करता है नॉर्मली ह्यूमन बॉडी के अंदर। लेकिन ऐसा भी होता है, कई कई एनिमल्स हैं जैसे ऑक्टोपस, स्नेल्स, उनके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से वो खून उनका डायरेक्ट फ्लो करता है, तो उनको अपन बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है उसको अपन बोलते हैं क्लोज। क्लोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपना खून है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ऐसे फ्लो करता है पूरी बॉडी के अंदर। तो ब्लड के अंदर अपन देख रहे हैं कि 4 कंपोनेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो जो रेड ब्लड सेल्स है उनको इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं नॉर्मली, और इनका मेन फंक्शन यही होता है कि ये जो ऑक्सीजन है हर एक बॉडी के पास, मैंने बोला था कि ब्लड ट्रांसफ़र करता है, मैंने जैसे लंग्स से बताया था कि वहाँ से ऑक्सीजन लेता है, तो ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल है वो हेल्पफुल करता है ऑक्सीजन को कैरी करने के अंदर, न्यूट्रिएंट्स को भी और वेस्ट को। वेस्ट जाके सीधी सी बात है किडनी के पास जाएगा, फिर वहाँ से फिल्टर होके वो निकल जाएगा यूरिन की फॉर्म में या एक्सक्रीटा की फॉर्म में निकल जाता है। तो इसलिए हर एक सिस्टम कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। फिर इसके बाद में आता है वाइट ब्लड सेल्स। इनको हमारे बॉडी का फाइटर या सोल्जर सेल भी बोलते हैं। ये इनको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स के अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अपनी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज़ हो रही है उसको प्रोटेक्ट करता है। कोई भी वायरस या बैक्टीरिया घुस गया है तो उसको
मारने की कोशिश करता है, तो इसीलिए हम उसको फाइटर या सोल्जर सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है अपना प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम बेसिकली क्या होता है कि वो, ये भी एक टाइप की सेल ही है जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। इनका काम ये होता है कि ये कहीं भी अपने इंजरी हो गई है, जैसे कहीं भी कट लग गया है, नॉर्मली ब्लड निकल रहा है, तो आप देखते हैं कि थोड़े टाइम के बाद में वहाँ पे ऐसे एक लेयर सी जम जाती है। वो लेयर किस वजह से जमती है? वो प्लेटलेट्स की वजह से जमती है। ये प्लेटलेट्स के अंदर एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं नॉर्मली कि आपके जहाँ पे कहीं भी कट लगा है तो वहाँ पे जाके उसको हील कर देते हैं, दोबारा ऐसे नई फाइबर से लगा के पूरा हील कर देते हैं और एक नया लेयर बना देते हैं, ये मान लीजिए। और ये क्लॉटिंग मतलब कि थक्का जमने में, अगर आप मान लीजिए कि कट गया है, अगर वो थक्का जम खून रुकेगा नहीं तो खून बहता ही जाएगा, तो बहुत खून लॉस हो जाता है। तो प्लेटलेट्स का काम ये भी होता है कि वो खून को रोक देता है। क्लोटिंग का मतलब यहाँ पे होता है कि रोक देता है या थक्का जमा देता है, जिसकी वजह से वो खून वहीं रुक जाता है और आगे बहता नहीं है। तो ये प्लेटलेट्स भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेल है। अगर जैसे एनीमिया आपने देखा होगा कि या ऐसी कोई डिजीज होती है जिसके अंदर अगर नहीं रुक रहा है खून, तो वहाँ पे प्लेटलेट्स की मतलब सही से नहीं बन पा रही है, या कोई भी है, या डेंगू वगैरह भी हो तो उसमें भी प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है। तो अगर उस टाइम अगर आपको छोटा मोटा भी कट लग जा रहा है ना, तो उसमें उससे भी बहुत काफ़ी सारा खून बहता रहता है, और खून का लॉस होना सीधी सी बात है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और जो नेक्स्ट पार्ट आता है इसके अंदर, फोर्थ कंपोनेंट है, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक येलो कलरिश लिक्विड होता है, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली ये वाटर से बनता है, इसके अंदर सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी ब्लड में यही हेल्प करता है कि ये चीज़ों को वही ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है ब्लड के अंदर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट एक चीज़ अपन देखते हैं कि नॉर्मली ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, तो ब्लड टेस्ट करवाने के टाइम पे हम हमारा एक छोटा सा एक स्मॉल अमाउंट ही लिया जाता है टेस्टिंग के लिए। और नॉर्मली टेस्टिंग के टाइम क्या करते हैं कि जो ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग करके देखा जाता है। सेपरेट ब्लड के उनको कंपोनेंट्स आपने देखे, जैसे कि प्लाज्मा हुआ, वाइट ब्लड सेल्स हुआ, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स, इनको सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। और एक नॉर्मल एक लेबोरेटरी मेथड बोल दीजिए जिसको बोलते हैं स्पिनिंग, मतलब कि बहुत तेज स्पीड पे घुमाया जाता है। अगर बहुत तेज तेज स्पीड पे घुमाते हैं तो जो कंपोनेंट होते हैं ब्लड के अंदर वो मतलब सेपरेट हो जाते हैं। किस बेसिस पे? उनकी मतलब कि कितना वजन है उसके अंदर, कितना हैवी पार्ट है, कौन सा हैवी होगा वो सीधी सी बात है नीचे जाके सेटल होगा, हल्के वाला ऊपर, उससे हल्के वाला और ऊपर। तो ऐसे करके चीज़ें सेट हो जाती है। और जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो सबसे हैवी पार्ट होती हैं, तो वो सबसे नीचे जाके, वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स होती है वो थोड़ा हल्के, तो वो थोड़ा ऊपर। प्लाज्मा सबसे, ये बोल दीजिए कि ये लोग मतलब बहुत, क्योंकि नॉर्मली ये 95% अराउंड 95% वाटर से बना होता है, तो वो हल्का होता है, तो वो ऊपर जाके सेटल होता है। फिर अपना जो थर्ड कंपोनेंट आता है, थर्ड पार्ट आता है मेन सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो होता है ब्लड वेसल्स। मैंने पहले भी बताया जैसे कि ये ट्यूब्स होती हैं, नॉट नेटवर्क्स होती हैं, जैसे नॉर्मल पाइप्स होती हैं। अब पाइप में भी पूरी बॉडी के अंदर पाइप में ऐसे फैला होता है, जैसे कि ये नेटवर्क आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। और पाइप में भी ये होता है कि अलग अलग टाइप्स की पाइप अपन देखते हैं कि एक पतली पाइप है, एक थोड़ी सी मोटी है, एक उससे मोटी है। तो ऐसे ही ब्लड वेसल्स भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं, वो भी 3 टाइप की होती हैं, जैसे कि वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, ये 3 मेन टाइप होते हैं। और इनको डिफरेंस अपन अपन डिफरेंस कैसे कर सकते हैं? डिफर सिर्फ इनके साइज या स्ट्रक्चर की वजह से कर सकते हैं। इनके साइज और स्ट्रक्चर की वजह से अगर करेंगे तो इनका फंक्शन भी अलग हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। नॉर्मली जो आर्टरी होती है नॉर्मली उनकी थिक वॉल होती है। थिक वॉल क्यों होती है? क्योंकि ये हाई प्रेशर को इनको हाई प्रेशर झेलना पड़ता है। जो हार्ट है, नॉर्मली मैंने बताया था कि जो वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से जब खून ऑक्सीजनेट ब्लड ट्रांसफर होता है बॉडी पार्ट पास में, तो वहाँ पे एक ब्लड वेसल्स लगी होती है जिसका नाम होता है एयोटा, जो हेल्प करती है
ब्लड को ट्रांसफ़र करने में। तो आप समझ रहे हैं कि हाँ, इतने प्रेशर से आएगा खून, और एक ऐसे है नहीं कि एकदम पास में जगह है हार्ट से, आप मान लीजिए कि पूरे पैर तक पहुंचाना है खून, तो काफ़ी प्रेशर से भेजना पड़ेगा। इतने प्रेशर को झेलने के लिए नॉर्मली आर्टरीज प्रेजेंट होती है वहाँ पे, जिसका नाम हमने आयोटा लिया है। तो वो उनकी थिकेस्ट वॉल होती है, इसलिए क्योंकि वो प्रेशर को झेल पाए। फिर आती है कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत, एक होता है ना कि माइन्यूट माइन्यूट ऐसे पतली पतली, बहुत पतली पतली ट्यूब्स, उनको बोलते हैं। इनकी सबसे थिनेस्ट वॉल होती है, जो नॉर्मली छोटी छोटी जगह सेल्स के अंदर जा जाके ऑक्सीजन, शुगर्स, इनको ट्रांसफ़र कर पाए। और जैसे कि आप, मैंने बताया था कि लंग्स से ऑक्सीजन लेता है, ब्लड में ट्रांसफ़र होती है, तो वहाँ पे भी क्या हेल्प करती है, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। कैपिलरीज कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकती है कि जहाँ पे एकदम माइन्यूट माइन्यूट जगह पे जाना हो, जहाँ की सेल्स में जाना हो, या जो लंग्स में मैं बता रही थी जहाँ पे एल्विलाई से नॉर्मली ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है ब्लड के थ्रू, वहाँ जाती है आर्टरी या वेन जाती है, लेकिन फिर वो बाइफरकेट, मतलब कि ऐसे डिवाइड हो जाती है। कैपिलरीज छोटी छोटी कैपिलरीज, फिर वहाँ से वो कैपिलरीज कलेक्ट करती है, फिर वो आर्टरी में ट्रांसफर करती है, फिर वैसे ट्रांसफर होती है। जो फिर नेक्स्ट पार्ट है वेन्स। तो वेन्स थोड़ी सी लेस मस्कुलर, या बोल दीजिए थोड़ी सी स्ट्रेची होती है, और इतनी थिक वॉल नहीं होती है। कंपेयर टू कैपिलरी तो काफ़ी थिक होती है, बट आर्टरी की कंपैरिजन में इतनी थिक नहीं होती है। इनका नॉर्मली वही वेसल्स का तो आपको पता ही है कि काम क्या है, ब्लड को ट्रांसफ़र करना ही होता है एक जगह से, बट वेन्स में ही होता है कि थोड़ा लो प्रेशर में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, इसलिए इनकी थोड़ी सी लेस मस्कुलर और स्ट्रेची होते हैं। और जो आर्टरी, जो मैं आप बता रही थी कि अयोटा, जिसका मैं एग्जांपल दे रही थी कि क्या होता है आर्टरी का मेन फंक्शन, कि वो ब्लड को अवे फ्रॉम कैरी करता है, अवे फ्रॉम द हार्ट। जैसे कि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है, वो ब्लड ट्रांसफर होता है पूरी ह्यूमन बॉडी को, पूरे पार्ट्स को। तो आर्टरीज का मेन फंक्शन होता है कि वो खून को हार्ट से दूर लेके जाती है। और कैपिलरीज का क्या होता है कि नॉर्मल छोटे छोटे एक्सचेंज, ब्लड या टिश्यू के बीच में या सेल के बीच में अगर एक्सचेंज कराना हो, वहाँ पे कैपिलरीज का काम आता है, क्योंकि बहुत बारीक बारीक चीज़ें, मतलब बहुत पतली पतली ट्यूब्स होती हैं। जो वेन्स का क्या काम क्या होता है, वेन्स है वो ब्लड बॉडी पार्ट से ट्रांसफ़र करती है हार्ट को। जो मैंने बताया था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ये लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर, सॉरी राइट एट्रियम के अंदर। तो वहाँ पे आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे एक वेन हेल्प कर रही है ब्लड को कैरी करने के अंदर, कि मतलब हार्ट की तरफ लाने, ब्लड बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लाने के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट अपन देख सकते हैं कि एक सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज होती है नॉर्मली। इस डिजीज में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है, जो आरबीसीज या बेसिकली ब्लड सेल्स जो प्रेजेंट होती है, मैंने ब्लड के अंदर बताई थी कि अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। तो नॉर्मली सिकल सेल एनीमिया में होता है कि जो रेड ब्लड सेल की शेप क्या होती है, नॉर्मली ओवल शेप मान लीजिए कि होती है, ओवल शेप होती है। और अगर आपके सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज हो जाती है, तो इसके अंदर ये होता है कि जो क्रिसेंट शेप हो जाती है, कि जो एकदम चांद की आपने देखी होगी शेप, जो पतला वाला दूज का या तीज का चांद जिसे बोलते हैं, वैसी शेप हो जाती है। उससे क्या होता है कि अगर नॉर्मली सीधी सी बात है, ब्लड के अंदर वो सब चीज़ें प्रेजेंट है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर वो ऐसे ट्रांसफर हो रही हैं, रेड ब्लड सेल्स भी, वाइट ब्लड सेल्स भी। अगर ब्लड सेल्स की ओवल शेप से क्रिशोन शेप अगर आ गई है, शेप आ गई है, तो जहाँ पे ब्लड वेसल्स ऐसे टेढ़ा मुड़ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो वहाँ पे जाके सब ऐसे इकट्ठी हो जाएंगी और अटक जाएंगी, और जिसकी वजह से ब्लड ऐसे ट्रांसफर नहीं हो पाया जाएगा। वहाँ पे एक थक्का सा बन जाएगा कि हाँ यार, पूरा झुंड जमा हो गया है। अब ऐसे मोड़, कोई भी मोड़ है, ऐसे मुड़ रही है कोई ब्लड वेसल्स, तो यहाँ पे आके पूरा इकट्ठा हो जाएंगे। वो इकट्ठा होने की वजह से फिर ये होता है ना कि ब्लड ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, और फिर ये क्या कर सकते हैं, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर सीधी सी बात है, कहीं
खून पहुंचेगा नहीं तो वो सुन्न हो सकता है वो वाला एरिया, और अगर नहीं पहुंच रहा है धीरे धीरे तो वो काम करना भी बंद कर जाएगा एरिया। तो इसलिए सिकल सेल एनीमिया एक कह सकते हैं कि इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, मतलब कि जीन्स या जेनेटिक्स से रिलेटेड ये है कि जिसकी वजह से इन रेड ब्लड सेल्स की शेप चेंज हो जाती है। कोई जीन्स में डिसऑर्डर आता है, जीन में म्यूटेशन आती है जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल की शेप चेंज हो जाती है, और फिर हेल्थ चीज़ें, ब्लड रुकना या सुन होना, ये सब चीज़ें उसकी सिम्टम्स, या बोल सकते हैं कि ये चीज़ें होंगी आगे जाके। So in today's video, we have learned that circulatory system helps in transporting oxygen nutrients to our body while removing the waste from our body. So in doing so, we have included 3 organs which help in pumping our blood throughout our body. First one is heart, which is a muscular organ which pumps blood through our body. Next one we have blood, which have 4 components: white blood cell, red blood cell, platelets, and plasma, which helps in transporting blood from one part of our body to the other part. Next one we have arteries, which is consist of 3 types: veins, arteries, and capillaries. These are of different sizes which serve as a channel to transport the blood. And So yeah, that's all for today. I hope you are able to understand what I am trying to say. And these are the main circulatory system which is present in our body, which helps in transferring oxygen, blood, and all thing. And if there is any doubt from your side, feel free to ask in the comment section. thank you for watching the video. Don't forget to like, share and subscribe.